अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने पिछले तमाम लेक्चर्स में मैंने आपको फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले तो हमने ड्रग और मेडिसिन के डिफरेंस को समझा था। उसके बाद एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और इसी तरह कुछ डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया था जिनको फार्माकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। फार्माकोलॉजी में बेसिकली दो मैकेनिज़म्स को ही डिस्कस किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है फार्माकोडायनेमिक्स एंड द सेकंड वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। लेट्स सपोज अगर किसी पेशेंट को बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए आप पैरासीटामोल उस पेशेंट को देंगे। अगर पैरासीटामोल लेने के बाद उस पेशेंट का बुखार उतर जाता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि ड्रग ने पेशेंट की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया। लेकिन ड्रग का बॉडी पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने से पहले बॉडी ने भी तो ड्रग के साथ कुछ किया होगा, यानी कि पेशेंट ने जब ड्रग को लिया तो सबसे पहले वो ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हुई होगी, उसके बाद वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची होगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद उसने बॉडी से एक्सक्रीट भी होना है। तो बॉडी जो ड्रग पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उसके लिए हम फार्माकोकाइनेटिक्स का वर्ड यूज़ करेंगे, और जब ड्रग बॉडी पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो उसके लिए हम फार्माकोडायनेमिक्स का वर्ड यूज़ करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे। इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इंक्लूड्स मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। कोई भी मेडिसिन अगर आप लोग यूज़ करें तो सबसे पहले वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ होता है जिसमें ड्रग बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ तक पहुंचती है और फिर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म का फेज़ है एंड लास्ट पे फिर एक्सक्रीशन का फेज़ होता है जिसमें ड्रग ने बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन से भी पहले का स्टेप ये है कि ड्रग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ करें, लेट्स सपोज अगर आप ओरल रूट के थ्रू कोई मेडिसिन यूज़ करें तो सबसे पहले ड्रग ने इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन के सेल्स को क्रॉस करना होता है। अगर कोई आप ड्रग स्किन पे यूज़ करें तो स्किन की एपिथेलियम को क्रॉस करने के बाद ही ड्रग ब्लड तक पहुँचेगी। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही होगा कि ड्रग ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। अब सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हम सबको पता है कि ये एक लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं। लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड्स होते हैं वो एम्फीफेटिक लिपिड्स होते हैं, यानी कि इनमें हाइड्रोफिलिक एंड्स भी होते हैं और लिपोफिलिक टेल्स भी होती हैं। आउटर साइड पे ये जो हेड्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, जबकि इनर साइड पे लिपोफिलिक टेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो प्रोटीन्स होती हैं वो इस लिपिड बाइलेयर में स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं। अब ड्रग ने लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करना है तो इसके लिए तीन मैकेनिज़म्स हैं। सबसे पहले है पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड वन इज़ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें आगे दो टाइप्स हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड थर्ड वन इज़ पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि ड्रग ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद साइटोप्लाज्म में जाना है, उसके बाद फिर बेजोलेटरल साइड से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। जबकि पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ड्रग ने सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब होना है। तो सबसे पहले हम पैसिव डिफ्यूजन की बात करेंगे। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग मूव करेगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। पैसिव डिफ्यूजन में हमें डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज़्यादा ड्रग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगी। उसके बाद पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स वो भी मैटर करेंगे पैसिव डिफ्यूजन में, और सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो स्टमक से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो भी ड्रग्स हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं वो मोस्टली इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है।
पैसिव डिफ्यूजन के केस में ना तो कोई एनर्जी यूज़ की जाती है और ना ही इसको कोई कैरियर प्रोटीन्स हेल्प आउट करती हैं कि ड्रग मूव कर सके। अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक होगी तो उस केस में पैसिव डिफ्यूजन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगी। तो लिपोफिलिक ड्रग्स के केस में स्टेडी स्टेट में उस ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड और इनसाइड पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वीक एसिड्स या वीक बेसिस होती हैं, वो फुली आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती। ऐसी ड्रग्स पार्शली आयनाइज्ड होती हैं और पार्शली अनआयनाइज्ड होती हैं। तो ऐसी ड्रग्स के केस में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स भी मैटर करती है पैसिव डिफ्यूजन के केस में। तो किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में हो। केमिस्ट्री का ये रूल है कि एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच में अनआयनाइज्ड ही होगी, इसलिए एसिडिक ड्रग्स एसिडिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब होंगी। फॉर एग्जांपल स्टमक की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, तो अगर हम कोई एसिडिक ड्रग यूज़ करें तो वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर बेसिक ड्रग्स की बात करें तो वो बेसिक पीएच पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगी, और चूंकि एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग का अनआयोनाइज्ड होना ज़रूरी है तो बेसिक ड्रग्स बेसिक इन्वायरमेंट से ही एब्जॉर्ब होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटेस्टाइन की जो इन्वायरमेंट होती है वो बेसिक होती है, तो बेसिक ड्रग्स इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होंगी एज़ कम्पेयर टू स्टमक। अब हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ऑयंट ट्रैपिंग के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। At steady state, an acidic drug will accumulate on the basic side of the membrane and basic drug on the acidic side of the membrane. This phenomena is called ion trapping. यानी कि आयन ट्रैपिंग में क्या होता है कि एसिडिक ड्रग बेसिक मेम्ब्रेन पे अकोम्युलेट हो जाती है और बेसिक ड्रग एसिडिक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे अकोम्युलेट होती है। तो वो जब ड्रग्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगी तो वो वहाँ अकोम्युलेट हो जाएंगी। अब ऑयन ट्रैपिंग का मैकेनिज़्म बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है और हम चाहते हैं कि उस ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट करवाया जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम यूरिन की पीएच को बेसिक कर देते हैं। अब एसिडिक ड्रग्स जो होंगी वो बेसिक पीएच में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगी, तो इस तरह वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। उसके बाद है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि किसी कैरियर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की मदद से सॉल्यूट्स और ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Facilitated diffusion. It is the movement of the drug molecules along the concentration gradient facilitated by specific membrane proteins. यानी कि facilitated diffusion में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनकी मदद से सोल्यूट्स और ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। ड्रग्स इन कैरियर प्रोटीन्स की एब्सेंस में भी मूव कर सकती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन वो मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक एग्जांपल ये है कि थायामीन जो कि एक न्यूट्रेंट है और मेटफॉर्मिन जो कि एक ड्रग है, इसको यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। इनकी मूवमेंट के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का फिनोमिना ही यूज़ होता है और इनमें जो प्रोटीन यूज़ की जाती हैं उनका नाम है ऑर्गेनिक केटाइन ट्रांसपोर्टर्स, यानी कि OCT1 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को यूज़ करते हुए सोल्यूट्स या ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम इस तरह से समझेंगे, लेट्स सपोज ये एक सेल है और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है जिसको कहा जाता है सोडियम पोटाशियम ATPase। ये क्या काम करेगा कि ये सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट करवाएगा और पोटाशियम की आउटवर्ड मूवमेंट करवाएगा। तो ATPase का मतलब है कि ये एनर्जी को यूज़ करते हुए ये काम करेगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि एनर्जी जिस जगह पे सर्फ हुई है वहीं पे वो यूटिलाइज भी की जाएगी, कि एनर्जी यहाँ पे लगी थी यहीं पे इसको बाद में यूज़ करके ऑयंस की ट्रांसपोर्ट करवाएगी। एक
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल में सोडियम पोटाशियम एटीपेज, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसके एग्जांपल है। सोडियम पोटाशियम एटीपेज का काम करता है कि ये एनर्जी को यूज़ करते हुए ऑयंस और ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट करवाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके अलावा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक एग्जांपल है ABCB1 एंड MDR1 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के काम करती हैं कि हैवी मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन वगैरह, जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में मूव नहीं कर सकते, उनकी ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। और इसी तरह ये कुछ ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होती हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम इस तरह से समझेंगे। लेट्स सपोज ये एक सेल है और इसकी बेसोलेटरल साइड पे एक सोडियम पोटाशियम एटीपेज लगा हुआ है। ये क्या काम करेगा कि ये सोडियम की आउटवर्ड मूवमेंट करवाएगा और पोटाशियम की इनवर्ड मूवमेंट करवाएगा। अब सोडियम की आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से सेल में सोडियम की कमी होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से एपिकल साइड पे ये वाला पंप एक्टिवेट होगा। ये क्या काम करेगा कि ये सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट करवाते हुए ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स की भी साथ साथ मूवमेंट करवाएगा। ये वाला केस जिसमें हमने सोडियम की आउटवर्ड और पोटाशियम की इनवर्ड मूवमेंट करवाई थी, ये एक एंटीपोर्टर था। एंटीपोर्टर का मतलब है कि एक एंटिटी बाहर की तरफ मूव करेगी और दूसरी एंटिटी अंदर की तरफ। लेकिन एपिकल साइड पे जो हमने पंप यूज़ किया, उसमें सोडियम भी अंदर की तरफ मूव करेगा सेल की, और ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स वगैरह भी सेल के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों एंटिटीज़ एक ही साइड पे मूव करेंगी सेल की, तो उसके लिए सिम्पोर्टर का वर्ड यूज़ किया जाता है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर में क्या होता है कि एनर्जी तो कहीं और सर्व होती है, लेकिन उसको यूटिलाइज कहीं और किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सोडियम पोटाशियम एटीपेज के बेसोलेटरल साइड पे होने की वजह से सेल में सोडियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर एपिकल साइड पे एक पंप एक्टिवेट होता है जो सोडियम को अंदर मूव करवाता है सेल के, और उसके साथ साथ सोल्यूट्स को भी अंदर मूव करवाता है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। इसी तरह SLC सुपर फैमिली प्रोटीन्स, जो कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही शो करती हैं। उसके बाद लास्ट पे है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसिस। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती, लेकिन सेल के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, उनके थ्रू ड्रग्स मूव करती हैं। इसकी एक एग्जांपल है कि बोन मैरो की जो कैपिलरीज होती हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस सेल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बोन मैरो की कैपिलरीज में पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट का फिनोमिना शो होता है, और ड्रग्स इस मैकेनिज़्म या इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स का सिर्फ एक फैक्टर, जो कि था मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके 3 मैकेनिज़म्स डिस्कस किए। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पैसिव डिफ्यूजन की बात की, सेकंड पे हमने सेल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की बात की, जिसमें 2 प्रोसेसेस थी। फर्स्ट वन इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सेकंड वन वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और थर्ड पे हमने पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्माकोकाइनेटिक्स के दूसरे मैकेनिज़म्स, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है, उनको डिस्कस करेंगे।